वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपके सामने है। इस टॉपिक को लिखिए, भारत की मृदा वर्गीकरण एवं वितरण। वर्गीकरण एवं वितरण। भारत के मृदा की उत्पत्ति, उसमें उपलब्ध पोषक तत्व, मृदा की संरचना एवं गठन, मृदा की उत्पादकता, शस्य योग्यता और भारत के जैविक प्रदेश एवं मृदा। और जैविक प्रदेश की जगह हो सकता है कि वनस्पति प्रदेश एवं मृदा भी पूछ सकता है। पहले से स्ट्रक्चर को आप लिखो। चलो, इसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर है सॉइल का। अब सॉइल का इंट्रोडक्शन लिखो। मृदा से तात्पर्य भूपर्वतीय चट्टानों के अपक्षय एवं विघटन से प्राप्त अवसादों एवं असंगठित पदार्थों के जटिल सम्मिश्रण से है। जिसमें जैव रासायनिक क्रियाएं प्राप्त होती है एवं पादप वर्गों को को पोषित करने की क्षमता होती है। पादप वर्गों को पोषित करने की क्षमता होती है। सेकेंड पैराग्राफ, भारत की मृदा पैतृक चट्टानों, जलवायु एवं उच्चावचीय दशाओं का प्रतिफल है। इंडियन सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हो, सॉइल इज द फंक्शन ऑफ P parent rock, C climate, V vegetation, D drainage, H hydrology, S slope ... M act of man to the power T. T मतलब टाइम, इन ए गिवन टाइम फ्रेमवर्क। P पैतृक चट्टान, C जलवायु, V वनस्पति, D
अपवहन तंत्र, एच जल तंत्र। अपवहन तंत्र मतलब होता है ड्रेनेज, पानी का बहाव कैसा है। हाइड्रोलॉजी मतलब पानी का जमाव कैसा है, भूमिगत जल कैसा है, सतही जल कैसा है। एस मतलब स्लोप, ढाल। एम मतलब मैन, मानव के द्वारा जनित क्रियाएं। टी मतलब टाइम, इन ए गिवन टाइम फ्रेमवर्क। तो छोटे से फॉर्मूले से तुम भारत की मृदा की उत्पत्ति को दर्शा सकते हो। थोड़ी गर्म पानी की जरूरत है मुझे। अब लिखो, भारतीय मृदा की उत्पत्ति, भारतीय मृदा की उत्पत्ति अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक क्रियाओं के प्रतिफल है। Soil is the product of erodibility into erosivity, erodibility into erosivity। हालांकि बायोज्योग्राफी में मैंने बताया था ये चीज़, ऐसा नहीं है कि कुछ नया स्पेशल बता रहे हैं, बायोज्योग्राफी में बताया था, उसी को अप्लाई करना है। पेपर 1 के सारे थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को पेपर 2 में अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है अगर नंबर लाना है तो इरोडिबिलिटी इनटू इरोसिविटी। अब आओ लिखो, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने 1953 में भारतीय मृदा के 8 प्रमुख वर्ग निर्धारित किए। भारतीय मृदा के 8 प्रमुख वर्ग निर्धारित किए। 8 वर्ग निर्धारित किया। जबकि 1957 में नाटमो एटलस बनाता है, कोलकाता में है नाटमो ने छह मेजर एवं 11 उपवर्ग बनाए। लिखो, परंतु ICAR का ही वर्गीकरण मान्य है, ICAR का वर्गीकरण सर्वमान्य है। आपके NCERT में जो वर्गीकरण दिया हुआ है उस वर्गीकरण में कई दोष हैं, तो आप उससे तुलना नहीं करना। उसमें ब्लैक सॉइल को ज़्यादा एरिया दिखाया हुआ है, पहले पढ़ाया नहीं हर्षित। सबसे मतलब पेपर 1 में जब बायोज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भारत के मृदा के कॉन्टेक्स्ट में भी इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, इसलिए मैंने दोबारा दिया है। और मैंने बताया भी पेपर 1 के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। अब लिखो, ICAR का वर्गीकरण भूगार्भिक संरचना एवं भूभौतिक
भूभौतिक प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। अतः यह एक आनुभाविक वर्गीकरण है, जिसमें मृदा के रंग, गठन, संरचना, पोषक तत्व, शस्य योग्यता को आधार बनाया गया है। शस्य योग्यता को आधार बनाया गया है। अब देखो, यह है हमारा भूगर्भ शास्त्र का मैप। आराम से देखो, लिखते रहो। यह है हमारा जियोलॉजिकल मैप। अब इसी पे हमने मृदा को दर्शाया है। देखिए यहां पे ध्यान से, लिखना बंद करिए। ये जो लाइन इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है ऊपर में, सबसे पहले ये सब क्या है? ये सब है टर्शियरी रॉक। ये टर्शियरी रॉक है। जैसे यहां हमने माउंटेन लिखा है, तो माउंटेन के बगल में ही आप यहां पर टर्शियरी रॉक लिख दो। इसका हिंदी कर देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। यह है जलोढ़, यह है पर्वतीय। जलोढ़ के अंदर में तो आपको याद ही होगा, भाबर, बांगड़, खादर, तराई। यह है पॉडजोल। अब लिखा है या रेड एंड येलो, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट। ये लेटेराइट है। डेजर्ट का मतलब है मरुभूमि मृदा। सैंडी मतलब हो गया बलुई। सलाइन एंड अल्कलाइन का मतलब हो गया लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इसको समझना भी है। यह है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप पढ़ाया है ना, ये दक्कन ट्रैप है। यह आर्कयन निस, आर्कयन निस। ये धारवाड़ है, सब पढ़ा हुआ है आपका। तो ये कड़पा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसका ट्रांसलेशन करने का बहुत ज़रूरत है। चर्नोकाइट्स तो आपको अंग्रेजी में लिखना चाहिए, चर्नोकाइट्स, आर्कयन। अब इस मैप को समझने की कोशिश करो। देखो, सब लोग ध्यान से देखो, पहले समझो फिर बाद में ड्रॉ करना। ये जो ऊपर का भाग है ये तो माउंटेनस है, सिक्किम, अरुणाचल, ये पूरा माउंटेनस है। ये भाग जो बीच का है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये बलुई मृदा का क्षेत्र है। ये देखो दक्कन ट्रैप है, ये पूरा दक्कन ट्रैप है ना। और ये जो जहां भी पीला वाला क्रॉस मिल रहा है, जहां भी पीला वाला क्रॉस मिल रहा है, सब का सब जहां भी दिख रहा है तुमको पीला वाला क्रॉस दिख रहा है, ये पूरा ही पीला वाला क्रॉस सब आर्कयन निस, और ये सब का सब लाल मृदा का क्षेत्र है। और यहां देखो ये भाग लेटेराइट का है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट। और ये भाग भी, ये जो तमिलनाडु का ये डेल्टा वाला भाग है, ये सब क्या है? ये सब भी सब जलोढ़ है। ये पूरा जलोढ़ है, नीचे भी जलोढ़, डेल्टा, तट, सब जलोढ़। लेकिन इधर सब लेटेराइट, वेस्टर्न घाट लेटेराइट, दक्कन ट्रैप, ये पूरा आर्कयन।
लाल मृदा का क्षेत्र। और लाल मृदा के क्षेत्र में फिर मैंने कड़पा देखो निकाला, ये जो व्हाइट लाइन से ये कड़पा है, और बीच में जो डॉट 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 सब देख रहे हो ये सब धारवाड़ है। तो धारवाड़ और आर्कैयन रॉक्स दोनों मिक्स रूप में मिलता है, वही दर्शाया जा रहा है कि आर्कैयन धारवाड़ मिक्स है, कड़पा थोड़ा अलग दिख रहा है। अब इस डायग्राम को आप ड्रॉ करो। इसमें एक मॉडिफिकेशन ये करना है, यहां पे ये पूरा, यहां भी लाल मृदा का क्षेत्र है ना, ये पूरा लाल मृदा का क्षेत्र है, यहां भी रेड लाल मृदा आपको दर्शाना है। ओके, तो इस डायग्राम को बनाओ, जैसे ही बन जाए मुझे डन लिखो। इस मैप को भी बनाना है। पीटी एंड मार्शी यानी दलदली मृदा। इसमें एक और आएगा, येलो कलर से क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस एंड शून्य। ये है लवणीय एवं क्षारीय मृदा, से ये क्रॉस हमने यहां कर दिया। फिर कुछ यहां कर दिया, फिर कुछ ध्यान से इसको बनाना है कि कहां पर हमने किस मृदा का रूप दर्शाया है। यही है ICAR का वर्गीकरण। ICAR के वर्ग, ये जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, हो गया सर। अब एक लिख रहा है नहीं लिखा था पीछे वाला, इतना टाइम लगा रहे हो। यहां पे ये लिखा हुआ है अल्पुड़ा प्लस कोट्टयम, जहां पे ये पीटी मृदा मिलता है, दलदली सॉइल मिलता है, वो दिखाया हुआ है। ध्यान से इस मैप को बनाना। फिर पीछे वाला मैप दिखा देंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी चलेगा तो उसमें मैप तो बहुत सारा ड्रॉ करना ही है। यहां ग्रे ब्राउन लिखा है, ग्रे ब्राउन सॉइल, अरावली के पास वाला ग्रे ब्राउन सॉइल है। ये देखो, ये दक्कन ट्रैप वाला काली मृदा है, उसके बगल में लाल
काली मृदा का मिश्रण वाला मिश्रित मृदा का ये भाग है, मिश्रित रेड एंड ब्लैक। हो जाए जल्दी से बताओ। और चाहो तो यहाँ पर आप पीला रंग से रंग करके एलुवियल जोन में दिखा सकते हो कि यहाँ पर ये तराई सॉइल है, तराई। तराई बेल्ट को भी दिखा सकते हो, हालांकि आवश्यक नहीं है लेकिन दिखा सकते हो। और भी स्पेसिफिक कर सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये हो गया तो ये कहलाएगा स्केलेटल सॉइल। उसके बाद ये जो पैटर्न है इसमें मेनली मिलता है पॉडजोल, और ये जो तीसरा है बेल्ट इसमें मिलेगा फॉरेस्ट सॉइल। तो इस तरह से अंदर जाके भी पैटर्न को दिखाया जा सकता है। जैसे यहां पर येलो कर दोगे तो डेल्टा सॉइल को तुम अलग से दिखा सकते हो, डेल्टा सॉइल को दिखा सकते हो। नदी घाटी में जहां पे काली मृदा है वहां पर डीप ब्लैक सॉइल है, उसको दिखा सकते हो। बहुत लोगों का हो गया। अब आप लिखिए भारत के मृदा का वर्णन। लिखो सबसे पहले जलोढ़ मृदा। पंद्रह लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग है। इस मृदा के तीन प्रारूप मिलते हैं, तीन प्रारूप हैं। ए नदीय जलोढ़, जैसे उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कहीं कहीं, तो यह नदीय जलोढ़। लिखो यह बलुई दोमट होता है,
इसमें पोटाश की मात्रा उचित, फॉस्फोरस भी औसतन या औसतन प्राप्त होता है, न ज़्यादा है न कम, मध्यम है। परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस में असमृद्ध है, नाइट्रोजन और ह्यूमस में असमृद्ध है। इसकी संरचना पश्चिमी भागों में एकल कणीय है। पूर्व की ओर भुरभुरी है। पूर्व की ओर भुरभुरी है। इसके पुनः 4 प्रकार मिलते हैं। भाबर, तराई, खादर, बांगड़, अब इन चारों का वर्णन तो आप कर दोगे, मैंने पढ़ाया हुआ है, लिखवाया भी हुआ है, तो इन चारों का वर्णन आप पीछे वाले क्लास नोट्स को देख करके करना। ओके। दूसरा है बी, डेल्टा जलोढ़। सिल्टी लोम, इसका गठन सिल्टी लोम होता है, सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। गाद दोमट मृदा है। जल अपवहन त्वरित है। इसमें भी पोटाश की मात्रा उचित होती है। अत्यंत उपजाऊ, मृदा है। सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी वैगई डेल्टा, महानदी डेल्टा, सबका नाम लिखो। देखो, मुख्यतः पूर्वी तट पर प्राप्त होता है, पश्चिमी तट पर कहीं डेल्टा नहीं है, कि मुख्यतः पूर्वी तट पर ही प्राप्त होता है। अब तीसरा है तटीय जलोढ़। तटीय जलोढ़, इसमें लवणीयता के गुण प्राप्त होते हैं। तरंगों के द्वारा निक्षेपण से निर्मित है। तरंगों के द्वारा निक्षेपण से निर्मित है। एवं यह मुख्य रूप से पूर्वी तट पर
नदीय डेल्टा के मध्यवर्ती नदीय डेल्टा के मध्यवर्ती तटों पर विस्तृत है, जैसे कृष्णा और कावेरी के बीच में तट पर, गोदावरी और महानदी के बीच में तट पर, चावल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सिंचाई का जल उपलब्ध हो, आंध्र प्रदेश में बकिंघम कैनाल के कारण ट्रिपल क्रॉपिंग ऑफ राइस, ट्रिपल क्रॉपिंग ऑफ राइस। फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। एलुवियल तो काफ़ी मटेरियल हो जाएगा तुम लोग का। तराई पे लिखोगे, भाबर पे लिखोगे, तो आई थिंक ये तो एक पेज से ज़्यादा का मटेरियल हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। कृषि कौन सा होगा एलुवियल सॉइल में, मुझे लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप गंजरिक प्लेन से हो, तो आप इसमें लिख सकते हो, लिख भी लो कि एलुवियल सॉइल में मुख्य रूप से जो क्रॉप होगा वो राइस। 100+ रेनफॉल वाले में क्या होगा, वहाँ पे मुख्य फसल हो जाता है राइस, और 100 से कम रेनफॉल वाले में हो जाता है मिलेट्स, एलुवियल सॉइल वाले रीजन में। लेकिन दलहन, तिलहन, गन्ना कृषि, गेहूं, सभी चीज़ों का उत्पादन एलुवियल सॉइल में है। और एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल कहाँ है, जो मिड गंजरिक प्लेन है ना, ईस्टर्न यूपी और बिहार प्लेन से, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है यहाँ पे। यहाँ की फर्टिलिटी का पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि यहाँ के लोग भी फर्टाइल हैं, तो इसके कारण बैलेंस हो गया, और जो भी उत्पादकता है वो पता ही नहीं चलती है कि क्या है। आम के सीजन में लोग बैठ करके एक एक बाल्टा आम खा रहे हैं। लीची आएगा, 80% लोग वहीं बैठ के खा लेंगे, तो वहाँ से एक्सपोर्ट होना बहुत मुश्किल है। लोकल कंजम्पशन इतना हाई है। शुगर केन में गुड़ कितना खा जाते हैं, गुड़ जहाँ बन रहा हो वहीं पे गांव वाले टेस्ट करते करते ही बहुत सारा साफ। तो पहला था एलुवियल सॉइल। दूसरे में आओ ब्लैक सॉइल। लिखो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और 10.5% भौगोलिक क्षेत्रफल का काली मृदा है। जलोढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉइल भारत में काली मृदा ही है। लिखो, इस मृदा का निर्माण राजमहल ट्रैप एवं दक्कन ट्रैप के चट्टानों पर हुआ है। राजमहल हजारीबाग में, उधर झारखंड वाला, और इधर दक्कन, दोनों पर हुआ है, क्योंकि फ्लड लावा बैसाल्ट ऐसे लिख देना चाहिए। फ्लड लावा बैसाल्ट में
टाइटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स, टाइटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं जिनसे रंग मृदा का रंग काला होता है। अब कोई आदमी काला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टाइटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड है, मृदा के संदर्भ में बोला जा रहा है। फिर लिखो, न कि ह्यूमस के कारण, मैंने स्पष्ट कर दिया, न कि ह्यूमस के कारण। एनसीईआरटी में मैंने देखा था, शायद लिखा था कि ह्यूमस के कारण इसका रंग काला है, बिल्कुल गलत लिखा है। और हमारा जो इंडियन ब्लैक सॉइल है, ये ह्यूमस है ही नहीं इसमें। लिखो, इसमें ह्यूमस एवं नाइट्रोजन अनुपस्थित है, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन अनुपस्थित है, तथा पोटाश में समृद्ध है, पोटाश में समृद्ध है। नदी घाटियों में फास्फोरस की मात्रा कहीं कहीं समुचित है। फास्फोरस की मात्रा कहीं कहीं समुचित है। लिखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मृदा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल, इस मृदा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कॉटन होता है, कपास होता है। इसे इंडियन चेरनोज़म भी कहते हैं, इंडियन चेरनोज़म भी कहते हैं, परंतु इसमें चेरनोज़म के कोई भी लक्षण प्राप्त नहीं होते, सिर्फ रंग मिलता है। इंडियन चेरनोज़म कहते हैं। चेरनोज़म के लक्षण प्राप्त नहीं होते, बहुत ध्यान से लिखना है सोच करके। ह्यूमस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो वहम है, बहुत सारी चीज़ें जो लिखी रहती हैं गाइड्स और बुक्स में, उससे मुक्त होना है। तो इंडियन चेरनोज़म कहते हैं, लेकिन चेरनोज़म का इसमें एक भी लक्षण नहीं है। जो मूल चेरनोज़म सॉइल है स्टेपी का, उसमें तो ह्यूमस होता है, कैल्शियम होता है, इसमें सब डेफिशिएंट है। फिर लिखो, यह मृदा लाइम में भी असमृद्ध है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसे रेगुड़ कहते हैं, जो तमिल भाषा के शब्द रेगुड़ा से व्युत्पन्न है। इसे रेगुड़ सॉइल कहते हैं।
जो तेलुगु भाषा के शब्द रेगुड़ा से व्युत्पन्न है। काली है इसलिए रेगुड़ कहते हैं। नेक्स्ट, फिर लिखो, यह भारत की सर्वाधिक वाटर रिटेंटिव सॉइल है। वाटर रिटेंटिव सॉइल, जल ग्राहक मृदा है। ये भारत की सर्वाधिक जल ग्राहक मृदा है, जल अवशोषक मृदा है, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा, इसमें मृतिका की मात्रा 90 से 95% तक होती है। 90 से 95% तक होती है। तथा इसमें एल्यूमिना सर्वप्रमुख खनिज है। एल्यूमिना सर्वप्रमुख खनिज है। वर्षा काल में यह जल को अवशोषित कर मृदा में नमी को लंबे समय तक कायम रखती है। फिर लिखो,
ग्रीष्मकाल में सूखने के बाद यह पपड़ियों में, प्लेट्स में टूट जाता है तथा फ्लफी हो जाता है, ऐसे स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाता है, जिसके कारण मृदा के निचले संस्तर में भी, मृदा के निचले संस्तर में भी ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनीकरण होता है। मृदा के निचले संस्तर में भी ऑक्सीजनीकरण होता है। आवाज आ रही है? नहीं? एक बार कंफर्म करो, क्योंकि काफी देर से कोई एसएमएस नहीं आया है। ऑल ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं तो डर गया था ना, बीच बीच में कई बार हो जाता है कि ऑल राइट। लिखिए, आगे लिखिए, अभी साइंटिफिकली चल रहे हैं, हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ अलग साइंस मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसको समझाता भी हूं आपको कि जब मृदा में क्ले की मात्रा ज़्यादा है, मृतिका ज़्यादा है, तो मृतिका बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होता है और वर्षा के जल को अवशोषित करके होल्ड करेगा। और जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है वैसे ही ये मृदा फूल जाती है और ऊपर में पपड़ी, सब मोटा मोटा पपड़ी ऐसे ऊपर फूल करके और ब्रेक करता है। तो उसके कारण जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो नीचे तक प्रवेश कर पाता है। तो ये मृदा का ऑक्सीजनेशन, नेचुरल ऑक्सीजनेशन होता है। फिर लिखो, लिखो, मृदा सूखने पर, मृदा के सूखने पर क्रैक्स, मृदा के सूखने पर क्रैक्स, भ्रंश, चटकन विकसित हो जाते हैं, जिन्हें स्वैलोज कहा जाता है। स्वैलोज, SWALLOWS, जिन्हें स्वैलोज कहा जाता है, जो वर्षा काल में पुनः भर जाते हैं। अतः इस मृदा में प्राकृतिक रूप से ही प्लॉइंग की, प्लॉ करना, खेत को जोतना, तो प्राकृतिक रूप से ही मृदा का मिश्रण होते रहता है। मृदा का मिश्रण होते रहता है। अतः यह
अत्यंत उपजाऊ मृदा है, अतः यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। ओके, आगे लिखते हैं। इस मृदा के 3 प्रारूप प्राप्त होते हैं। 3 प्रारूप हैं। ए, पहला है डीप एलुवियल सॉइल, डीप एलुवियल, गहरे जलोढ़ काली मृदा। देखो, यह नदी घाटियों में प्राप्त होता है, विशेषकर नर्मदा घाटी, विशेषकर नर्मदा, तापी, पूर्णा बेसिन, अपर गोदावरी तथा लगभग संपूर्ण कृष्णा। इन घाटियों में काली मृदा परिवहित मृदा के रूप में है, परिवहित मृदा के रूप में है। पोटाश एवं फास्फोरस में रिच, समृद्ध, चावल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दूसरा लिखो सैंडी ब्लैक सॉइल, बलुई काली मृदा, जो पठारी भागों पर, शुष्क पठारों पर प्राप्त होता है, शुष्क पठारों पर प्राप्त होता है, जहां वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम है, 60 सेंटीमीटर से कम है। उत्पादकता निम्न होगी और ये मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज के लिए, तिलहन मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। भेड़ पालन, बकरी पालन तेलंगाना में के कुछ भाग में और मेनली महाराष्ट्र में है। फिर नेक्स्ट लिखो काली मृदा का निर्माण, तीसरा लिखो मिक्स्ड ब्लैक एंड रेड सॉइल, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल।
देखो, इसका निर्माण दो प्रकार से हुआ है। ए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक पठार के कुछ भाग तथा गुजरात प्लेन्स पर पूर्व अवस्थित झील एवं लैगून, पूर्व अवस्थित झील एवं लैगून प्राप्त थे, जिनमें नदियों के द्वारा दक्कन ट्रैप के लावा का, दक्कन ट्रैप के अवसादों का निक्षेप हुआ है। ये निक्षेप लाल मृदा से मिश्रित होकर मिश्रित ब्लैक एंड रेड मृदा का निर्माण करते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक में, तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात सब तीनों जगह पे यह कॉटन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। सिंचाई जल होने पे शुगर केन, सिंचाई जल होने पे शुगर केन, चावल सब हो सकता है। दूसरा लिखो, दक्कन ट्रैप के सीमांत भाग, जहां आर्कियन निश्चट्टानें अथवा ग्रेनाइट, प्राचीनतम ग्रेनाइट क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट प्राप्त होते हैं, जैसे बुंदेलखंड, विदर्भ, तेलंगाना का कुछ भाग, उत्तरी कर्नाटका, बघेलखंड का कुछ भाग, बघेलखंड का कुछ भाग, अतः या कुछ भाग यहां भी काली मृदा का मिश्रण लाल मृदा से हो रहा है। मैप में देख सकते हो सीमांत भाग कहां कहां पे मैंने दिखाया है। तो ये थी काली मृदा। अब तीसरा लिखो लाल मृदा।
नेक्स्ट लिखो रेड सॉइल, 3.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत, ब्लैक सॉइल में कितना लिखवाया था? 5.46 था ना? अरे यार ये एक्सेप्ट करने का चक्कर एनी डेस्क। वो ब्लैक सॉइल में ना 16.6% आएगा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ब्लैक सॉइल में ना थोड़ा चेंज कर लो। वही मुझे अचानक याद आया कि बाकी सब ठीक है। अब लिखो रेड सॉइल, रेड सॉइल में लिखो 3.5 या 3.46 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया और कुल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 10% लाल मृदा है। अब लिखो इसकी उत्पत्ति क्रिस्टलाइन रवादार आर्कयन निश्चट्टानों पर हुई है। आर्कयन निश्चट्टानों पर हुई है, जिन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड्स की मात्रा उपलब्ध है, परंतु वास्तव में लाल रंग शुष्क एवं उच्च तापीय दशाओं में विभिन्न खनिजों एवं उनके रंगों के विभिन्न खनिजों एवं उनके रंगों के डिफ्यूजन से प्राप्त होता है। डिफ्यूजन यानी विसरण से प्राप्त होता है। धारवाड़, कड़पा, की चट्टानों में भी आयरन ऑक्साइड्स मिलता है। अतः यहां भी लाल मृदा का ही विकास हुआ है। इन चट्टानों पर भी लाल मृदा का ही विकास हुआ है। जैसे शिलोंग का पठार, कर्नाटक के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, रायलसीमा के भाग,
छोटानागपुर के भाग, मुख्य रूप से यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पठार पर विस्तृत है। पूर्वांचल हिमालय जहां चट्टानें सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट इत्यादि हैं, वहां भी लाल मृदा ही प्राप्त होती है। लाल मृदा ही प्राप्त होती है। इस प्रकार लाल मृदा तीसरी प्रमुख मृदा है। क्षेत्रफल, विस्तार हर प्रकार से तीसरी प्रमुख मृदा है। इस मृदा में पोटाश समुचित है, परंतु कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस जैसे तत्व अनुपस्थित हैं। नेक्स्ट लियो। लिखो लाल मृदा भी तीन प्रकार की होती है। ए, रेड सैंडी सॉइल, लाल बलुई मृदा जो शुष्क पठारों पर है। बी, ग्रे ब्राउन सॉइल, ग्रे ब्राउन सॉइल जो दक्षिणी अरावली पर विकसित है। इसमें लाइम की मात्रा समुचित होती है तथा यह कॉर्न, मेज, मक्का एवं अन्य मोटे अनाज
दलहन तिलहन के लिए उपयोगी है। ग्रे ब्राउन सॉयल। फिर वो एक है रिवर एलुवियम, एलुवियल रेड सॉयल, लाल जलोढ़ मृदा जो नदी घाटियों में होता है, सर्वाधिक उपजाऊ और चावल कृषि प्रधान। तो रेड सॉइल, बाकी तुम डिस्क्रिप्शन यहां देख ही रहे हो। मृदा नंबर 4 लिखो माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा 2.72 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8%। इसका वितरण मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय भागों में तथा पश्चिमी घाट में 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, पश्चिमी घाट में 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। इसके 3 प्रारूप हैं। स्केलेटल, पॉडज़ोल, फॉरेस्ट, तीनों यहां दिख रहा है। स्केलेटल, पॉडज़ोल, फॉरेस्ट, इसके 3 प्रारूप हैं। स्केलेटल में लिखो स्केलेटल टी, कंकाल मृदा, कंकाली मृदा लिखो। शुष्क भागों में कठोर चट्टानों के अपक्षय से जो कंकड़ीली असंगठित अवसाद बनते हैं, कंकड़ीली असंगठित अवसाद बनते हैं, अथवा जो मृदा हिम नदियों के निक्षेपण से बने हैं, हिम नदियों के निक्षेपण से बने हैं, उन्हें स्केलेटल सॉइल कहते हैं। जैसे लेह लद्दाख, ट्रांस हिमालय के भाग, लेह लद्दाख, ट्रांस हिमालय के भाग, ये स्केलेटल सॉइल है। फिर लिखो बाजरा और दलहन तिलहन इस पे हो सकता है, ये भी लिख दो। फिर लिखो पॉडज़ोल मृदा, पॉडज़ोल मृदा 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, कहीं कहीं 2800 भी है, तो 2800 से 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पॉडज़ोल मृदा प्राप्त होती है, जहां शंकुधारी वृक्ष हो, एल्पाइन फॉरेस्ट हो, शंकुधारी वृक्ष हो तथा वर्षा उचित हो, अधिक हो, वहीं पॉडज़ोल का विकास होगा।
यह अम्लीय मृदा होती है जिसमें जो सिलिका में समृद्ध होती है, ऐश ग्रे कलर होता है, सिलिका में समृद्ध ऐश ग्रे कलर होता है, तथा फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए, फल, मेवे, इनके उत्पादन के लिए पॉटजोल उपयोगी है। एप्पल गार्डन्स, फॉरेस्ट सॉयल लिखो। देखो, फॉरेस्ट सॉयल का प्रोफाइल विकसित नहीं होता, छिछली मृदा होती है, परिच्छेदिका विकसित नहीं होता, छिछली मृदा होती है, परंतु इनमें ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की मात्रा उचित होती है। वृक्ष की पत्तियां गिर रही है ना, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की मात्रा उचित होती है। लिखो, हिमालय में मृदा का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय में मृदा का निर्माण उत्तरी ढाल पर अधिक है, जहां सघन वनस्पति एवं वन क्षेत्र प्राप्त होते हैं। उत्तरी ढाल, मतलब तिब्बत की तरफ, यही सब याद रखना है, की पॉइंट्स होता है। लिखो, जबकि दक्षिणी ढाल पर छिछली मृदा है, कम विकसित है, अपरदित है, क्योंकि दक्षिणी ढाल तीव्र है, तो मृदा का विकास कैसे होगा? दक्षिणी ढाल तीव्र है। बी, भूस्खलन एवं द्रव्यमान संचरण से प्रभावित है। सी, मानव जनित क्रियाओं, निर्वनीकरण, पशुचारण, से प्रभावित है, शेष कल लिखवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।